हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th का सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जीवधारियों में पोषण। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कि पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है, तो उसको हम प्रॉपर पढ़ ही चुके हैं। और अब हम पढ़ेंगे जीवधारियों में किस प्रकार से पोषण होता है उसके बारे में। मुझे आशा है कि पिछला चैप्टर आपको समझ में आया होगा, आपने उसका कंप्लीट वर्क कर लिया होगा। इसी प्रकार से हम 2nd चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और इसका हमको कंप्लीट वर्क भी करना है। हेडिंग टू हेडिंग आपको इसको कंप्लीट अपनी नोटबुक में नोट करना है। अब हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में देखिए। द एनिमल्स डिपेंड अपॉन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग या समस्त जीवधारी अपने भोजन के लिए या तो प्लांट पर निर्भर रहते हैं या फिर अन्य जीवधारियों पर निर्भर रहते हैं। और जैसा कि अपने फूड के लिए हम प्लांट पर ही निर्भर रहते हैं। अब आगे देखिए। एनिमल्स न्यूट्रिशंस इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। सभी जीवधारियों को पोषण प्राप्त करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, यानी कि सभी जीवधारियों को अपना पोषण प्राप्त करने के लिए अनेक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जैसा कि हमने क्लास 6 में पढ़ा था, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट, मिनरल्स। तो ये सभी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी में ग्रोथ और समस्त हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस की को उपलब्ध कराते हैं। तो देखिए, यानी कि सभी जीवधारियों को अपना पोषण प्राप्त करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हम भोजन को ग्रहण करते हैं, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यानी कि हम भोजन को ग्रहण करते हैं और हमारी बॉडी, हमारा शरीर उसका उपयोग करती है पोषण के रूप में। तो ये प्रोसेस था पोषण का। अब हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में पोषण किस प्रकार से होता है उस बारे में, कि किस प्रकार से हम फूड खाते हैं और फूड अंदर जाके किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से वह ग्लूकोज में बदलता है और किस प्रकार से हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो उसके बारे में ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अब डाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इन कॉल्ड डाइजेशन। यानी कि डाइजेशन प्रोसेस के द्वारा समस्त जीवधारी जितने भी जटिल सब्सटेंस होते हैं भोजन के, यानी कि जो जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होते हैं उन्हें सिंपल सब्सटेंस में बदला जा सकता है। यानी कि डाइजेशन में जो हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, यानी कि जो हम बना हुआ फूड खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है, अंदर जाके वह अनेक पार्टिकल में टूट जाता है। तो वो किस चीज़, उसको क्या बोलेंगे हम, सिंपल सब्सटेंस। यानी कि जटिल से सिंपल में टूटना ही क्या कहलाएगा, डाइजेशन। सिंपल सी बात है। यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड जब सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है तो उसको हम बोलेंगे डाइजेशन। तो देखिए, डाइजेशन का कुछ अन्य जीवों पे भी किस प्रकार से अन्य जीव ग्रहण करते हैं। देखिए, डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड, भोजन को ग्रहण करने के कुछ अन्य तरीके। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। यानी कि सभी जीवधारी अलग अलग प्रकार से भोजन को ग्रहण करते हैं। तो पूरी पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं और वो अलग अलग तरीके से ही अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। कुछ कच्चा खाते हैं, कुछ पका के खाते हैं। तो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं ये सभी पका हुआ भोजन खाते हैं, और जितने एनिमल्स हो गए यानी कि अन्य जीवधारी हो गए ये सभी कच्चा फूड खाने के लिए होते हैं। आगे देखिए, जैसे हम आपको कुछ एग्जाम्पल बताएंगे। जैसे बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। बीज बोलते हैं मधुमक्खी या मक्खी, और हमिंग बर्ड ये एक पक्षी है, ठीक है।
तो बीज और हमिंग बर्ड प्लांट से नेक्टर को प्राप्त करता है। तो नेक्टर के बारे में बता देता हूँ, हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था कि नेक्टर जो प्लांट्स में फ्लावर होते हैं और फ्लावर के अंदर जो जूस होता है यानी कि रस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेक्टर। तो जितनी भी मधुमक्खियाँ हैं वो इसी फ्लावर के जूस से अपना शहद बनाती हैं। तो इसी प्रकार से ये अपने फूड के लिए प्लांट्स पे जाते हैं और प्लांट्स में फ्लावर होता है, फ्लावर से क्या सक करते हैं, चूसते हैं। सक का मीन्स होता है चूसना, तो इसको बोलते हैं हम नेक्टर, उस जूस को हम नेक्टर बोलते हैं। आगे देखते हैं, स्नेक्स लाइक द पैथोन सोलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन, प्रे बोलते हैं शिकार को। तो जितने भी स्नैक्स होते हैं, सांप होते हैं, वे अपने शिकार को पूरा का पूरा ही निगल जाते हैं। स्वेलो का मतलब होता है निगलना। तो आपने देखा होगा कि जो स्नैक्स है, जितने भी सांप होते हैं, ये अपने यानी कि अपने फूड को पूरा का पूरा ही निगल जाते हैं, चबा के नहीं खाते हैं। तो आगे देखते हैं और भी हैं। सम एक्वाटिक एनिमल्स फिल्टर्स टीनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग मतलब होता है तैरना, नियर बाई एंड द फीड अपॉन डैम। तो जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, तो एक्वाटिक का मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक्वाटिक का हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था। एक्वा का मतलब होता है वाटर, यानी कि पानी में रहने वाले जीव। जितने भी पानी में रहने वाले जीव होते हैं वे पानी में तैरते हुए कुछ खाने के छोटे छोटे टुकड़ों को ग्रहण करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जितनी भी फिश हैं वे अगर पानी में कुछ हम डाल दें ऊपर से, तो उसमें जो तैरती है यानी खाने की चीज़ अगर जो तैरी हुई होती है तो फिश आकर उसको खा जाती हैं। तो जितना भी फूड के पार्टिकल्स तैरते हैं वाटर में, तो पानी वाले जीव उनको खाते हैं। तो इसी प्रकार से सभी जीवधारियों का फूड को खाने का तरीका अलग अलग है और इसी प्रकार से हम आपको डाइजेशन के बारे में बताएंगे कि डाइजेशन में हमारी बॉडी में जो फूड जाता है वो किस किस प्रकार से हमको पोषण प्राप्त कराता है उसके बारे में। तो देखिए, डाइजेशन इन ह्यूमंस, मनुष्य में डाइजेशन। देखिए, पाचन, डाइजेशन को हम पाचन भी बोलते हैं, तो हमको तो इंग्लिश में ही याद करना है जिसको हम डाइजेशन बोलते हैं। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड से मिलकर बना होता है। अगर हम आपको बता दें, एसोसिएटेड ग्लैंड बोलते हैं अंतःस्रावित ग्रंथियाँ, यानी कि हमारी बॉडी में कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे कुछ रस स्रावित होता है जो हमारे डाइजेशन में हमारी मदद करता है, उनको हम बोलते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स। और एलिमेंट्री कैनाल्स का मतलब है कि वे ऑर्गन्स जो फूड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं, जो हम ईट करते हैं, तो वो जो ले जाने का कार्य होता है वो सभी एलिमेंट्री कैनाल में होता है, जिसको हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में। सिलिवरी ग्लैंड्स, लीवर्स, पैनक्रियाज। तो ये हमारी डाइजेशन में भाग लेने वाली कुछ अंतःस्रावित ग्रंथियां हैं, जैसे सिलिवरी ग्लैंड ये हमारे माउथ में पाई जाती है, लीवर और पैनक्रियाज ये हमारे स्टमक के पास में होती है। तो जो इनसे रस स्रावित होता है वो हमारे डाइजेशन में हमारी मदद करता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो देखिए, इट कॉन्सिस्ट ऑफ द, यानी कि यह कुछ भागों में कॉन्सिस्ट होती है। जैसे यह जो हमारा डाइजेशन है ये पूरा प्रोसेस है, अगर आप इसको इस चार्ट के द्वारा देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो हमारा डाइजेशन है वो किस प्रकार से कहाँ तक होता है। तो देखिए, जो हमारा डाइजेशन है वह माउथ से स्टार्ट होता है और एनएस पे ख़त्म होता है। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है डाइजेशन का वो होता है माउथ, जिसको हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। और सेकंड नंबर पे जो हमारा है वह है ओसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं। और नंबर 3 पे होता है स्टोमक, जिसको हम मस्कुलर बैग बोलते हैं। और नंबर 4 पे होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, आपने नाम सुना ही होगा छोटी आंत, इंटेस्टाइन को हम आंत बोलते हैं। और
लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, रेक्टम ये भी हमारा एक भाग है जो जब फूड पूरी तरह से डाइजेशन हो जाता है फूड का और जो उसका वेस्ट बचता है वो रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है और एनस के द्वारा वो बाहर हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस हम अभी पढ़ेंगे। देखिए ये हमारा कुछ एक डायग्राम दिखा रखा है आपको, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा भाग किस जगह पे है। तो हमने सबसे पहले बताया था माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी। तो जो हमारा डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट होता है, जैसा कि आपको ऊपर दिखाया गया है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा बक्कल कैविटी माउथ में है, जिसमें कौन सी ग्लैंड है, सिल्वरी ग्लैंड। तो सिल्वरी ग्लैंड यानी कि सलाइवा, जिसको हम लार बोलते हैं, लार ग्रंथि भी बोलते हैं। तो इसमें एमाइलेज एंजाइम होता है, तो उसके बारे में आगे पढ़ा जाएगा। अब देखिए हमारा जो डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट हो रहा है। माउथ से स्टार्ट होता हुआ यह सीधा ओसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, वहाँ पर जा रहा है। उसके बाद ये सीधा स्टोमक, आपको स्टोमक दिख रहा होगा, एक मस्कुलर बैग दिख रहा होगा। स्टोमक का सिर्फ ओनली कार्य फूड को इकट्ठा करना है, यानी कि जो हम फूड खाते हैं वो फूड पाइप से होता हुआ सीधे स्टोमक में इकट्ठा हो जाता है और धीरे धीरे उसका डाइजेशन होना शुरू हो जाता है। और स्टोमक के पास में हमारा लीवर होता है, और जो लीवर से जूस निकलता है जिसको बाइल जूस बोलते हैं, वो सीधा गाल ब्लेडर में इकट्ठा हो जाता है। तो इसके बारे में भी पढ़ा जाएगा आगे। हमारा गाल ब्लेडर आपको दिख रहा होगा, जिसको हम पित्त की थैली बोलते हैं। पित्त की थैली वो गाल ब्लेडर ही होता है, जिससे बाइल जूस जिसमें इकट्ठा होता है। आगे देखिए, आगे हमारा पैनक्रियाज दिख रहा होगा, ठीक लीवर के पास ही है। और उसके बाद आपको 2 टाइप की इंटेस्टाइन दिख रही होगी, जिसमें एक तो है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सबसे बड़ी होती है, यानी कि सबसे बड़ी आंत अगर जो आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन सी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और यानी कि इसकी जो लंबाई है वो अधिक होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी जो लंबाई है वो थोड़ी कम होती है, आपको रेड कलर में दिख रहा होगा लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमारा जो फूड का कंप्लीट डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, वो पढ़ा जाएगा कैसे होता है। आपको नीचे रेक्टम दिख रहा होगा, इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है यानी कि जो फूड खाने के बाद उसका वेस्ट बच जाता है वो इकट्ठा हो जाता है। और लास्ट में एनस, यानी कि एनस के द्वारा वह बाहर चला जाता है। तो अब हम टॉपिक टू टॉपिक पढ़ेंगे। अब देखिए फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है माउथ या बक्कल कैविटी। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शंस, यानी कि जो हम फूड ग्रहण करते हैं उसको हम इंजेक्शन कहते हैं। इंजेक्शन का मतलब होता है यानी कि जो हम फूड को ग्रहण करते हैं, यानी कि शुरुआत का जो सबसे पहला भाग होता है वो होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब यानी कि जो हमको फूड खाना होता है। अब माउथ के अंदर देख लेते हैं कि कौन कौन से भाग कार्य करते हैं, क्योंकि जो हमारा डाइजेशन है माउथ से ही स्टार्ट हो रहा है। यदि हम माउथ से फूड को नहीं खाएंगे तो फूड कैसे आगे जाएगा और किस प्रकार से उसका डाइजेशन होगा, तो वो प्रोसेस हमारा माउथ से ही स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें कौन कौन से भाग कार्य करते हैं उसके बारे में ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहला भाग होता है टंग बोलते हैं जीभ को। किसको बोलते हैं, जीभ को। देखिए इसमें इट्स ए फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन यूज टॉकिंग मिक्सिस सलाइवा विद द फूड, यानी कि यह एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी कि मांस का बना हुआ एक भाग होता है, ऑर्गन होता है, अंग होता है, और जिसका कार्य बोलने में भी किया जाता है। आपको पता है कि आप जीभ के बिना बोल नहीं सकते, तो जो हमारे अंदर से आवाज़ निकल रही है उसका सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है उसमें जीभ ही होती है, हमारी टंग ही होती है। तो इसका एक तो कार्य हो गया क्या, बोलना, यानी कि टॉकिंग। इसका जो सेकंड कार्य है वह मिक्सेस सलाइवा विद द फूड, यानी कि फूड में पूरी तरह से लार को मिला देना। किसको मिला देना, लार को, सलाइवा को। तो आपने देखा होगा कि जो हमारी एक ग्लैंड है, हमने 3 प्रकार की ग्लैंड के बारे में पढ़ा अभी ऊपर। एक तो होती है सिलेवरी ग्लैंड, एक होती है लीवर और एक होती है पैनक्रियाज। तो हमारी पहली ग्लैंड वो होती है सिलेवरी ग्लैंड, जिसका मुख्य जो भूमिका है वो होती है
फूड को पूरी तरह से लार में मिला देना। उसका जो महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है कि जो सिलिवरी ग्लैंड है उससे सिलिवरी एमाइलेज या एमाइलेज एंजाइम निकलता है जो फूड को गोले के रूप में बनाने का कार्य करता है। तो पहला एंजाइम तो इसमें यही मिल जाता है। तो जीभ जो होती है वो हमारे फूड में सलाइवा को मिलाने का कार्य करती है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो लार है, लार हमारे डाइजेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे देखिए, आगे पढ़ेंगे हम टीथ के बारे में। हमारे माउथ में 4 टाइप के टीथ पाए जाते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के। अब मैं आपको टीथ के बारे में बता ही देता हूँ। तो अगर आपको टीथ के भागों के बारे में 4 टाइप के टीथ होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के भी कुछ टीथ होते हैं और बड़ों के भी टीथ होते हैं। तो जो छोटे बच्चों के टीथ होते हैं उनको हम मिल्क टीथ बोलते हैं। टेम्परेरी टीथ, टेम्परेरी का मतलब यानी कि जो कभी भी टूट सकते हैं, जो यानी कि कुछ समय बाद टूट ही जाते हैं बच्चों के जब बड़े हो जाते हैं। और एक होते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ यानी कि मिल्क टीथ टूटने के बाद ये परमानेंट टीथ निकल जाते हैं जो आपके पास बाद तक रहते हैं। तो हम 4 टाइप के टीथ के बारे में देखेंगे, जिसमें पहला आ जाता है इंसिजर्स। इंसिजर हमारी माउथ में यानी कि ऊपर की साइड 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 ऊपर 4 नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे। तो इसी प्रकार से इंसिजर जो होते हैं वो हमारे माउथ में 8 होते हैं। और इसी प्रकार से जो सेकंड है वो है कैनिन। कैनिन हमारे माउथ में 2 होते हैं, यानी कि ऊपर वाले भाग में 2 होते हैं और नीचे वाले भाग में भी 2 होते हैं। तो हमारी जाव में यानी कि जबड़े में 2 कैनिन होते हैं। मोलर जिसको आप जाड़ भी बोलते हो, तो ये होते हैं कितने? ये 4 होते हैं। ऊपर वाले भाग में 4 होते हैं और नीचे वाले भाग में भी 4 ही होते हैं। और उसके बाद प्रीमोलर, प्रेजेंट ओनली एडल्ट, यानी कि जब कोई भी बच्चा बड़ा हो जाता है तो ये उनमें ही निकलते हैं। तो ये बाद के होते हैं। तो इंसिजर जो होते हैं वो बाइटिंग टीथ होते हैं, यानी कि जो चबाने का कार्य करते हैं। और कैनिन जो होते हैं इनको बोलते हैं टीयरिंग टीथ। टीयरिंग का मतलब चीरफाड़ वाले टीथ। और अब मोलर की बात ले लेते हैं। तो जो मोलर वाले होते हैं वो होते हैं ग्रिडलिंग टीथ, यानी कि पीसने वाले दांत, यानी कि जो हमारी जो जाड़ें हैं वो पीसने का कार्य तो करती हैं, तो उनको हम बोलते हैं मोलर। तो इसी प्रकार से आपका टंग हो गया, टीथ हो गया। अब माउथ में क्या पाया जाता है? सिलिवरी ग्लैंड। तो सिलिवरी ग्लैंड के बारे में देखिए, सलाइवा या अमाइलेज। तो इससे अमाइलेज जो एंजाइम है वो निकलता है। ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, यानी कि यह स्टार्च को शुगर में बदलने का कार्य करता है। तो जो लार है, यदि हम स्टार्च खा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का एक भाग है। तो जो स्टार्च हम खाते हैं उसको शुगर में बदल देता है। तो ये कार्य सलाइवा का होता है। अब हमारा सेकंड नंबर है ओसोफेगस, जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोलते हैं? फूड पाइप, जिससे भोजन माउथ के बाद होकर एक नाल के द्वारा अंदर जाता है, उसको हम बोलते हैं ओसोफेगस। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। फूड पुश्ड डाउन बाय द मोमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप, यानी कि यह एक फूड पाइप होता है जो भोजन को चेस्ट से यानी कि हमारी छाती से और गले से, नेक मतलब गले से होता हुआ सीधे स्टोमक तक लेकर जाता है। तो इसमें मोमेंट होता है, उसी के द्वारा ही फूड आगे जाता है। आगे पढ़ेंगे हम स्टोमक के बारे में। स्टोमक जिसको अमाशय बोलते हैं, तो हमको तो इंग्लिश में याद रखना है स्टोमक। इट सेक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस एंड HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, ठीक है। यानी कि इससे 3 रस स्रावित होते हैं। स्टोमक के अंदर 3 रस स्रावित
होते हैं। एक तो होता है डाइजेस्टिव जूस जिसको हम जठर रस बोलते हैं, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम एसिड यानी कि HCl बोलते हैं, यानी कि एसिडिक एसिड। आपने देखा होगा कि कभी कभी एसिडिटी हो जाती है तो वो इसी की मात्रा अधिक होने की वजह से होती है। उसके बाद एक होता है म्यूकस जिसको हम श्लेष्मा बोलते हैं। आगे देखिए इनका तीनों का क्या क्या कार्य है उसके बारे में। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, यानी कि जो म्यूकस होता है वह स्टोमक के अंदर वाली परत को प्रोटेक्ट यानी कि उसकी रक्षा करता है। अब यदि एसिड ज़्यादा हो गया तो स्टोमक की जो परत है अंदर की उसका बचाव कौन करेगा? म्यूकस। तो आगे देखिए इसका जो कार्य है वो उसको प्रोटेक्ट करना होता है स्टोमक को। और HCl का देख लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कार्य क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल द बैक्टीरिया, यानी कुछ बैक्टीरिया जो हमारे फूड के साथ हमारे स्टोमक में चले जाते हैं तो उन्हें मारने का जो कार्य है वो HCl का होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही होता है। आगे देखते हैं डाइजेस्टिव जूस के बारे में। डाइजेस्टिव जूस डाइजेस्टेड द प्रोटीन, यानी कि जो डाइजेस्टिव जूस है वह प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो जो हमारे प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो स्टोमक में भी हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये तीन स्रावन होते हैं स्टोमक के अंदर, इनका प्रत्येक का अलग अलग कार्य है। तो जो हमारा स्टोमक है उसको फूड बैग भी कहा जाता है, यानी कि जो भोजन को इकट्ठा करने का कार्य करता है। जिस प्रकार से आप अपने बैग में सभी चीज़ों को रखते हो एक साथ, तो इसी प्रकार से हमारे भोजन को एक जगह रखता है और धीरे धीरे आगे पहुंचाता रहता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो भाग है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत। इट इज़ 75 मीटर्स लॉन्ग, यानी कि यह 7.5 मीटर लंबी होती है, 7.5 मीटर। ऑल टाइप्स ऑफ फूड डाइजेस्टेड हेयर, यानी कि सभी प्रकार का जो भोजन है वो इसी के अंदर ही डाइजेस्ट होता है, यानी कि पचता है। इट रिसीव्स सेक्रेशंस फ्रॉम द लिवर एंड द पैनक्रियाज, यानी कि जो हमारी दो अंतःस्रावित ग्रंथि हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड हैं, एक तो है लीवर और एक है पैनक्रियाज, यानी कि इनसे जो रस निकलता है उसको यह ग्रहण करता है और इसी के द्वारा ही भोजन का डाइजेशन होता है। तो बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, जो कंप्लीट डाइजेशन है फूड का वो कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। वो भी आपको बताया जाएगा कैसे। आगे देखिए लीवर के बारे में। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, यानी कि यह हमारी बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड है। तो यदि आपसे कोई पूछ ले कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ग्लैंड बोलते हैं ग्रंथि को, तो सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है या सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप बता देना वो कौन सी है? लीवर। बस आपको लीवर ही याद रखना है, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आगे देखिए इसका कार्य क्या होता है। इट सेक्रेट्स द बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, यानी कि यह बाइल जूस का स्रावन करती है। अगर आपसे पूछ ले कि इससे किस चीज़ का स्रावन होता है तो आप बता दोगे बाइल जूस का। तो इससे बाइल जूस निकलता है जो कहाँ इकट्ठा होता है? गॉल ब्लैडर में, जिसको आप पित्त की थैली भी बोलते हो, गॉल ब्लैडर पित्त। तो जो इसका यानी कि इकट्ठा कहाँ से होता है? गॉल ब्लैडर में होता है। इट डाइजेस्ट फैट्स, यानी कि जो इसका मुख्य कार्य है वह फैट को डाइजेस्ट करना है। तो लीवर से जो जूस कौन सा निकलता है? बाइल जूस निकलता है। कहाँ पे इकट्ठा होता है? गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। और डाइजेशन किसका होता है इसके रस के द्वारा? फैट का। किसका होता है? फैट का। तो ये सिंपल सी बात है, यदि आप नॉर्मली इसको पढ़ लोगे तो तब भी आपके याद हो जाएगा। अब हम पैनक्रियाज के बारे में देख लेते हैं। इट्स एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, यानी कि यह फैट, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट तीनों पर ही अपना कार्य करता है। देखो कैसे। कार्बोहाइड्रेट्स ब्रोकन इनटू शुगर्स, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वह पैनक्रियाज के द्वारा किस किस चीज़ में टूट जाता है? शुगर और ग्लूकोज में। किस किस चीज़ में? शुगर और ग्लूकोज में। फैट्स इनटू फैटी एसिड, यानी कि जो फैट है वह फैटी एसिड में
बदल जाता है, और एंड प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड, और जो प्रोटीन है वह एमिनो एसिड में बदल जाता है। तो हमारी बॉडी को एमिनो एसिड की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, फैटी एसिड की आवश्यकता होती है। तो इन्हीं के द्वारा हमको ये चीज़ें बदल कर इनसे पोषण प्राप्त होता है। तो आपने जैसा 6th क्लास में पढ़ा था कि जो फैट है, फैट से हमारी बॉडी में फैट, वसा की बात हो रही है, आपने वसा सुना होगा, तो फैट वसा को ही बोलते हैं। तो जो फैट है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, यानी कि जो फूड हमने खाया उसको ये पाचन तो चलो हो गया, डाइजेशन तो हो गया, लेकिन हमारी बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन में यह किस प्रकार से पहुंचता है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, यानी कि किस प्रकार से पूरी बॉडी में पहुंच रहा है, एब्जॉर्ब कर रही है हमारी बॉडी, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए हमारी बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन में यह ग्लूकोज, शुगर या फैट या प्रोटीन किस प्रकार से पहुंचता है, वो अब आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखो बच्चों, अब आपने देखा होगा कि कुछ कभी किसी की यानी कि लेग ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है, तो उसे प्रोटीन की चीज़ें बताई जाती है कि प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, तो लेकिन उसको तो हम माउथ के द्वारा खाते हैं, स्टोमक में जाता है, तो लेकिन स्टोमक से वह उस लेग्स तक किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में जाना जाएगा। और आपने देखा होगा कि हम किसी भी दवाई को, मेडिसिन को खाते हैं, तो मेडिसिन एक भाग से दूसरे भाग तक कैसे जाती है उसके बारे में देखेंगे। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि पूरी बॉडी में कोई भी चीज़ अगर हम खाते हैं तो किस प्रकार से एक जगह से दूसरे जगह जाती है, उसके बारे में देखिए। यह ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। देखो ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में कौन कौन करता है, देखिए। द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल, यानी कि जो डाइजेस्टिव फूड है वह ब्लड वेसल्स में चला जाता है। तो हमारे जो स्टोमक है, स्टोमक के नहीं, हमारी जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ वैली होती है, VILLI वैली, जिसका क्या कार्य होता है, उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। तो जो फूड के पार्टिकल हैं वो सिंपल सब्सटेंस में टूट कर इस वैली के संपर्क में आते हैं। तो ये जो वैली है ये ब्लड वेसल्स के रूप, यानी कि ब्लड वेसल्स के द्वारा पूरी बॉडी में फैला देती है। देखिए तो यह किसके संपर्क में आता है, ब्लड वेसल्स के, यानी कि रक्त कणिकाओं के। इट्स कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, यानी कि इसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन्स हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, यानी कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कई हजारों अंगुली नुमा संरचना होती है, ठीक है, जो उभरी हुई होती है। दीज आर कॉल्ड वेली, यानी कि इनको हम क्या बोलते हैं, वेली। तो इसी के द्वारा हमारा जो फूड है वेली, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, और इसी के द्वारा हमारे जो फूड का सिंपल सब्सटेंस है वो पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। तो वेली की स्ट्रक्चर आपको आगे दिखाई जाएगी और उसका एक क्वेश्चन भी बताया जाएगा। अब पढ़ेंगे हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। इट्स अबाउट 1.5 मीटर्स इन लेंथ, यानी कि यह 1.5 मीटर तक लंबी होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी होती है, 7.5। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। इट्स फंक्शंस इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, कभी कभी जो हम फूड खाते हैं तो उसमें से कुछ फूड पचता नहीं, यानी कि उसका डाइजेशन नहीं हो पाता, वो इतना कठोर होता है, तो वो सीधा कहाँ चल जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में देखो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो कार्य है वह वाटर को और साल्ट को इस अनडाइजेस्टेड फूड में मिला देती है, और उसके बाद यह सीधा कहाँ चल जाता है, रेक्टम में। अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड हेयर इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड फेसेस, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वह सीधा रेक्टम में चला जाता है, जो एक सॉलिड फेस के रूप में होता है, यानी कि सेमी सॉलिड के रूप में होता है। अब हम पढ़ेंगे एनएस के बारे में। ये इंजेक्शन का कार्य करता है, थ्रो द वेस्ट, यानी कि ये वेस्ट को बाहर निकालने का कार्य करता है। दिस इज कॉल्ड इंजेक्शन, यानी कि इसको हम इंजेक्शन कहते हैं, ठीक है, इंजेक्शन,
इसको हम इजेशन कहते हैं, और फूड को लेने को इंजेक्शन कहते हैं। तो बच्चों ये हमारा कंप्लीट डाइजेशन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पूरा डाइजेशन बता दिया गया है कि किस प्रकार से फूड को ग्रहण किया जाता है, किस प्रकार से फूड कहाँ पे जाता है, और कौन सा एंजाइम कार्य करता है, कौन सी चीज़ कैसे बदलती है, और कैसे फूड हमारी बॉडी में पहुंचता है। तो वो सब चीज़ें आपको बता दिया है। एक बार इसको ध्यानपूर्वक देखना, पढ़ना, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी कि जो जीव जंतु ग्रास खाते हैं, घास को खाते हैं, उनमें डाइजेशन किस प्रकार से होता है उसको भी देखिए इसको। काउ, बफेलोज एंड अदर एनिमल्स क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन ए पार्ट ऑफ द स्टोमक कॉल्ड रुमेन, यानी कि जितने भी काऊ होती हैं, बफेलो होती हैं, या अन्य जीव होते हैं जो घास खाते हैं, वे ग्रास को सीधा अपने मुंह में लेकर स्टोमक तक पहुंचा देते हैं। इनके स्टोमक को हम क्या बोलते हैं? रूमेन। क्या बोलते हैं? रूमेन। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जितने भी एनिमल्स हैं जो घास खाते हैं उनके स्टोमक को क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं रूमेन। क्या बोलते हैं? रूमेन। हेयर द फूड गेट्स partially digested and is called cud, यानी कि जो ये फूड है यह पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है और यह किस रूप में बदल जाता है? कड के रूप में। किस रूप में? कड, जिसको हम जुगाल बोलते हैं। हिंदी में इसको जुगाल कहते हैं। आपको आगे समझाया जाएगा जुगाल का क्या मतलब है। बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ, लेकिन बाद में जो यह कड है वह वापस उनके माउथ में आ जाता है। रिटर्न का मतलब होता है वापस, माउथ यानी कि मुंह में आ जाता है। इन स्मॉल लैम्प्स के द्वारा, एंड द एनिमल्स च्यू इट, और जो एनिमल्स हैं इसको चबाना शुरू कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रूमिनेशन। रूमिनेशन का मतलब होता है जुगाली। आपने देखा होगा बहुत सारे जो जानवर हैं पूरा फूड खाने के बाद जब रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं तो वो लंबे समय तक जुगाली करते रहते हैं, यानी कि उनके मुंह से झाग सा निकलना शुरू हो जाता है। तो वो क्या होता है, जब जितने भी जो एनिमल्स हैं जो ग्रास खाते हैं वो ग्रास को खा लेते हैं। खाने के बाद तो जो उनका स्टमक होता है जिसको रूमेन्स बोलते हैं उसमें इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होने के बाद यह कुछ समय बाद वापस उनके माउथ में आ जाता है, और माउथ में आने के बाद वे उसको रूमिनेशन करना शुरू कर देते हैं, यानी कि जुगाली करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद देखिए, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, यानी कि ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? रूमिनेंट्स। आगे देखिए, ग्रास जो एनिमल्स खाते हैं उन्हें उससे क्या क्या किस किस रूप में प्राप्त होता है यह। तो देखिए, ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, यानी कि जो ग्रास है उसमें सबसे अधिक सेलुलोज पाया जाता है। एंड ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो एक कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की तरह ही होता है। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में फूड को खाते हैं ना, तो इसी प्रकार से ग्रास में सेलुलोज होता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन, यानी कि जो उनका स्टमक होता है एनिमल्स का, उनमें बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, यानी कि जो इस सेलुलोज को डाइजेशन करने में मदद करते हैं। जैसे हमारे बॉडी में डाइजेशन का कार्य कुछ ग्लैंड्स करती हैं, जैसे लिवर और गैस्ट्रिक जूस, ये पैनक्रियाज या बाइल जूस, ये जो हमारे डाइजेशन का कार्य कर रही हैं, जो रस होता है। तो इसी प्रकार से इनकी जो रूमेन है उसमें एक बैक्टीरिया होता है जो इनका कार्य करता है डाइजेशन का। तो इसी प्रकार से जितने भी एनिमल्स हैं वो अपना डाइजेशन करते हैं। और अब आगे देखिए, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, यानी कि अमीबा के द्वारा भोजन को ग्रहण करना और उसका डाइजेशन करना, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है, किस प्रकार से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करती है और किस प्रकार से उसका डाइजेशन होता है। आप ध्यानपूर्वक देखिए। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर, यानी कि जो अमीबा है वह एक सूक्ष्म
सिंगल सेल मतलब एक कोशिकीय जीव है, ऑर्गेनिज्म जीव है जो तालाबों के पानी में पाया जाता है। तो इसको हम सामान्य आंखों से तो नहीं देख सकते क्योंकि ये क्या हो गया, माइक्रोस्कोपिक। और सबसे बड़ी बात यह है सिंगल सेल होता है। कैसा होता है, सिंगल सेल। देखो बच्चों में आज सेल की बात आ गई तो आपको बता ही देता हूँ कि जितने भी जीवधारी होते हैं वो या तो सिंगल सेल होते हैं या उनमें बहुत सारी सेल होती है। जो हम हैं, यदि हम अपनी बात करें तो हम मल्टी सेलुलर में आते हैं। कहीं में आते हैं, मल्टी सेलुलर, यानी कि हमारे अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं जिससे सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन से पूरी बॉडी बनती है। ये एक प्रोसेस है पूरी बॉडी का, तो ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे। तो अब देखते हैं इसमें ये किस प्रकार से अपने भोजन को ग्रहण करती है। अमीबा इंजेस्ट्स इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ द फ्लैश फीट और सूडोपोडिया। द फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल्स। तो जो अमीबा है वह अपने फ्लैश फीट बोलते हैं, यानी कि नकली पैर, इनका दूसरा नाम है सूडोपोडिया। क्या नाम है, सूडोपोडिया। तो जो ये नकली पैर हैं ये इनके द्वारा जो फूड है फूड को अपने में लेके आते हैं। जैसा आपको डायग्राम में दिखा रखा है, देखिए डायग्राम में ध्यानपूर्वक, आपको अमीबा दिख रहा होगा, अमीबा के पास में फूड पार्टिकल दिख रहा होगा। तो अमीबा इसके पास आ जाती है, पास आने के बाद इसे ये फूड पार्टिकल को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देती है और उसके बाद आपको आगे दिख रहा होगा कि इसने पूरी तरह से फूड पार्टिकल को पूरी तरह से घेर लिया है। और घेरने के बाद कुछ समय बाद यह फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले आती है और जो लेयर होती है उसकी बाहर की वो चारों तरफ से उसके फूड पार्टिकल्स के चारों तरफ आ जाती है और इसी प्रकार से ये अपना भोजन ग्रहण कर लेती हैं। अब फूड वैक्यूल्स की बात आ गई, तो जितने भी ये अमीबा है, अब आपको दिख रहा होगा कि अमीबा ने जो फूड ग्रहण किया, फूड को इकट्ठा किया किसके द्वारा, सूडोपोडिया के द्वारा, जिसको फ्लैश फिट बोलते हैं, नकली पैर बोलते हैं, कुटपाद भी बोलते हैं। तो उसे करने के बाद जो उसके फूड वैक्यूल्स हैं वो कुछ एंजाइम्स के द्वारा यानी कि जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसके द्वारा इसका डाइजेशन कर देते हैं और जो वेस्ट बचता है उसका इजेस्टेड हो जाता है, यानी कि जो वेस्ट है उसका इजेक्शन हो जाता है और जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है और उससे उसको पूरी तरह से पोषण प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से अमीबा अपना पोषण करती है। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। यही डाइजेशन था और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको 10th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। पूरा प्रोसेस यही है, तो अभी से आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना शुरू कर दीजिए। आगे देखिए, आपको फिल इन द ब्लैंक भरने हैं। द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स आर। तो जो मेन स्टेप है ह्यूमन्स बॉडी में उनके बारे में बताना है आपको। देखिए इसमें क्या क्या स्टेप हैं। तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंजेक्शन का मतलब होता है फूड को ग्रहण करते हैं। उसके बाद क्या होता है, डाइजेशन, पाचन होता है। उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, यानी कि फूड को एब्जॉर्ब करना, जिसको हम किसके द्वारा करते हैं, ब्लड वेसल्स के द्वारा। और फिर एसिमिलेशंस, यानी कि जो वेस्ट है वो एक साइड हो जाता है। एंड उसके बाद होता है इजेक्शन का मतलब यानी कि जो वेस्ट है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और ये प्रोसेस था। अब सेकंड क्वेश्चन है, द लार्ज ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, यानी कि जैसा कि आपको बताया भी गया था कि हमारी बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, लीवर। अब आगे देखिए, द स्टोमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ब्लैंक जूस विच एक्ट ऑन फूड। हम पीछे पढ़ ही चुके हैं कि स्टोमक में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। एक तो म्यूकस होता है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और एक कौन सा होता है, डाइजेस्टिव जूस, जिसको हम जठर रस बोलते हैं। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ आर कॉल्ड विली। ये तो हमने इसके बारे में पढ़ ही चुके हैं कि जो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उंगलीनुमा संरचना होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विली। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अमीबा डाइजेस्टेड इट्स फूड इन द फूड वैक्यूल्स, यानी कि जो अमीबा है वो किसके द्वारा अपने फूड को डाइजेस्ट करती है, वो करती है फूड वैक्यूल्स के द्वारा। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो जो फिल इन द ब्लैंक है ये हम पिछले चैप्टर में पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो इनका आप आंसर बिना देखे ही दे सकते हो। अब आगे आपको ट्रू फॉल्स बता देते हैं। डाइजेशंस ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन द स्टोमक, यानी कि जो स्टार्च का डाइजेशन है वह स्टोमक में होता है। तो क्या स्टार्च का डाइजेशन स्टोमक में होता है, नो,
फॉल्स। हमने पढ़ा था कि जो केवल प्रोटीन का ही डाइजेशन स्टोमक में होता है। तो आगे देखिए, द टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा, यानी कि जो टंग है, हमारी जो जीभ है, वह लार को मिलाने का कार्य करती है। तो ट्रू या फॉल्स, इसका ट्रू हो जाएगा। तो जितने भी आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस, ये सब चीज़ें हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जिसको हम सिंपल नोट्स में हमने पढ़ा है। तो बच्चों, यदि आपने सिंपल नोट्स पूरी तरह से पढ़ लिए तो आप कोई से भी आंसर को आसानी से दे सकते हो। आगे देखिए, द गॉल ब्लैडर टेम्परेली स्टोर्ड बाइल, यानी कि जो गॉल ब्लैडर है उसमें बाइल जूस इकट्ठा होता है। तो ये भी हम पीछे ही पढ़ चुके हैं कि जो गॉल ब्लैडर है, जो लीवर से बाइल जूस निकलता है, वो उसमें इकट्ठा होता है। तो ये भी आपका ट्रू है। आगे देखिए, द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed grass into their mouth and chew it for some time। तो ये भी आप पढ़ ही चुके हैं कि जब हमारा जो फूड है वो स्टोमक में चला जाता है, यानी कि रूमेंस में चला जाता है एनिमल्स के, और फिर वह वापस माउथ में आ जाता है, तो उसको जो एनिमल्स हैं वो चबाना शुरू कर देते हैं। तो ये भी हमारा आएगा, उसको हम रूमिनेट्स बोलते हैं उन जानवरों को। तो ये भी हमारा आ चुका है, तो इसको हम ट्रू लिख देंगे। आगे देखिए, ये आपका मार्क द करेक्ट आंसर इन द फ्लोइंग, यानी कि इसमें आपको मार्क करना है। बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो उनमें से आपको एक को मार्क करना है। फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्ट इन द, तो फैट जो है कम्प्लीटली कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? स्टोमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन? तो बताओ बच्चों, कहाँ कहाँ में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसका आपका क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा आपका स्टोमक, नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको एस के नाम से दिख रहा होगा आंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमने आपको बता ही दिया है। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन, यानी कि जो वाटर है वो अनडाइजेस्टेड फूड के साथ कहाँ पे इकट्ठा होता है? ये भी हम चीज़ पढ़ चुके हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इसका क्या आ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। तो सेकंड का आंसर आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। अब आपको कोलमन है, आपको 2 कोलमन दे रखे हैं, इसको आपको क्या करना है? मैच करना है। इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। फूड कंपोनेंट्स, आपको कुछ फूड कंपोनेंट्स दे रखे हैं और प्रोडक्ट दे रखे हैं जिनका डाइजेशन होता है, किस भाग में होता है, तो उसके बारे में देखिए। तो कार्बोहाइड्रेट, पहला है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ में बदलता है? शुगर में। तो आप इसको शुगर से मैच कर देना। प्रोटीन, प्रोटीन किस चीज़ में बदलता है? प्रोटीन जो हमारा है वह एमिनो एसिड में बदल जाता है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। और जो फैट है वो फैटी एसिड और ग्लूकोज में, नहीं, ग्लिसरॉल में बदल जाता है, ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कौन बदलता है? फैट्स। तो ये फूड पार्टिकल्स हैं, तो इनके आधार पर आप इनको कर सकते हो, हम पीछे पढ़ ही चुके हैं। तो अब आपको हमने बताया था कि जो वेली है उसके बारे में। तो इसमें दे रखा है कि वेली क्या होती है और उसका क्या कार्य होता है। तो कार्यवाही तो हमने आपको इसका सारा बता ही दिया है, और ये इसकी स्ट्रक्चर है। आपको इसमें ब्लड वेसल्स भी दिख रही होंगी। चलो इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। वेली आर टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो वेली है वह एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो प्रोजेक्शंस का कार्य करती है, जो हमारे इंटेस्टाइन में पाई जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड, यानी कि ये है जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसको एब्जॉर्ब करती है। एंड द फूड वेसल्स प्रेजेंट इनसाइड द वेली, यानी कि जो फूड वेसल्स हैं वो वेली में पाई जाती हैं। एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड, यानी कि जो फूड का पूरी तरह से पाचन हो जाता है उससे न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करके पूरी बॉडी में फैला देती हैं। तो ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस, यानी कि जो बाइल जूस है वो कहाँ से निकलता है? तो हमने पहले पढ़ ही चुके हैं इसके बारे में। कहाँ से निकलता है? लीवर से निकलता है। एंड विच कंपोनेंट्स ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट, यानी कि इसके कौन से भाग भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, तो वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये कहाँ पे इकट्ठा होता है? ये गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। बाइल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट, और जो बाइल जूस है वह फैट का डाइजेशन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है।
अब अगला क्वेश्चन है आपका, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर डाइजेस्टेड बाय द रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस, गिव द रीज़न। यानी कि अब आपको कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप के बारे में बताना है, कौन सा होता है, और जितने भी घास खाने वाले जीव हैं उनमें किस प्रकार से डाइजेशन होता है और मनुष्य में उसका कार्य ऐसा क्यों नहीं होता, तो कारण भी बताना है। तो हम जैसे ही पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का भाग कौन सा था, वो सेलुलोज। देखिए, सेलुलोज इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स एंड नॉट बाय ह्यूमन। यानी कि जो ह्यूमन्स हैं उनमें रूमिनेंट्स तो नहीं होता है, और जो भाग होता है कार्बोहाइड्रेट्स का वो कौन सा होता है, सेलुलोज। आगे देखिए, रूमिनेंट्स हैव ए लार्ज स्केल स्ट्रक्चर लाइक structure between small and large intestines where the food containing cellulose is digested by the actions of certain bacteria। यानी कि यह एक लार्ज स्ट्रक्चर्स के रूप में होता है जो जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों होती है, और जो जिसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो सेलुलोज को डाइजेशन करने में भूमिका निभाता है। ऑन द अदर हैंड, यानी कि यदि देखा जाए, ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, यानी कि जितने भी ह्यूमन्स होते हैं, मनुष्य होता है, वह सेलुलोज का डाइजेशन नहीं करता है। एज द सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम आर एब्सेंट इन दैम। तो जो सेलुलोज का डाइजेस्टिव एंजाइम है वो ह्यूमन बॉडी में नहीं पाया जाता, इसलिए हम हमारे अंदर रूमिनेंट्स नहीं होता, यानी कि हम जानवरों की तरह सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंस एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से किस प्रकार से नहीं आप एनर्जी क्यों ग्रहण करते हो या कैसे करते हो, तो उसके बारे में देखिए। ग्लूकोज इज ए सिंपल शुगर। तो जो ग्लूकोज है वह सिंपल शुगर के रूप में होता है। कार्बोहाइड्रेट्स व्हेन कंज्यूम्स हैव टू बी डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वह ग्लूकोज के रूप में डाइजेस्ट यानी कि पचता है, यानी कि डाइजेस्ट होता है उसका। एज ग्लूकोज कैन बी इजीली एब्जॉर्ब इन ब्लड, यानी कि जो ग्लूकोज है वह ब्लड में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड इट प्रोवाइड एनर्जी ऑफ द बॉडी, यानी कि यह हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। हैंस द ग्लूकोज इज डायरेक्टली टेकन इन it does not have to digest and thus act as an instant source of energy। जब हम ग्लूकोज को डायरेक्टली लेते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ डॉक्टर्स ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं बॉडी में पहुंचाने का। इट डज़ नॉट हैव टू बी डाइजेस्टेड, यानी कि यह उस समय डाइजेस्ट नहीं हो पाता है क्योंकि डायरेक्टली चला जाता है। दस एक्ट एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो केवल एनर्जी का ही कार्य करता है। तो आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स लोग होते हैं, अगर कोई मरीज़ है उसे फूड नहीं मिल पा रहा है तो उसमें वे ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं जो सीधा ब्लड वेसल्स में पहुंचाया जाता है। तो जब ब्लड वेसल में ग्लूकोज चला जाएगा तो हमें फूड की कोई आवश्यकता नहीं होती है उस समय पे। आगे हमारे कुछ विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल्स इन्वॉल्व इट, यानी कि कौन से भाग डाइजेस्टिव के कैनाल्स में इन्वॉल्व होते हैं, कैनाल के जो पार्ट हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, भाग लेते हैं। तो उसके बारे में देखिए, इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 है एब्जॉर्प्शंस ऑफ फूड। फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। च्यूइंग ऑफ फूड, तो फूड को हम कौन से भाग में चबाते हैं, बक्कल कैविटी यानी कि माउथ में चबाते हैं। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया किलिंग कहाँ होती है, कहाँ पे बैक्टीरिया को मारा जाता है, कहाँ मारा जाता है, स्टोमक में, किसके द्वारा, HCl के द्वारा। कंपोनेंट डाइजेस्टेड ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन कहाँ होता है, तो हमने आपको बता ही दिया था सबसे शुरू में ही कि जो कंप्लीट फूड का डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ फेसिस, तो जो फॉर्मेशन है फेसिस की वो कहाँ से होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि जो वेस्ट है वो कहाँ पे चला जाता है वापस, यानी कि जिसको हम वेस्ट को बाहर निकालते हैं किसके द्वारा, लार्ज इंटेस्टाइन के। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑफ रॉ लीफी वेजिटेबल्स ग्रास डिस्कस, यानी कि आपको डिस्कस करना है कि हम लोग यानी कि कच्चे पदार्थ, रॉ मतलब होता है कच्चा पदार्थ, यानी कि जैसे हरी सब्जियां होगी या ग्रास होगा, क्या उन्हें खाकर भी जीवित रह सकते हैं। सर्वाइव का मतलब होता है जीवित रहना, या उसके हिसाब से
जीवित रहना। तो देखिए आंसर में डिस्कस करना है आपको। नो, ह्यूमंस कैन नॉट बी सर्वाइव्स ओनली द रो लीफी वेजिटेबल्स एंड ग्रास, यानी कि जो ह्यूमंस होते हैं, मनुष्य होते हैं, वे घास या पत्तियाँ खाकर ही जीवित नहीं रह सकते हैं। इट इज़ बिकॉज द ग्रास इज़ द रिच ऑफ सेलुलोज, जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो ग्रास है, ग्रास में अधिक मात्रा में सेलुलोज होता है, विच इज़ द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यह कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप होता है। एंड दैट ह्यूमंस आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी कि जो ह्यूमंस हैं उनमें डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता है जो सेलुलोज का डाइजेशन करता है। तो इसी प्रकार से उस एंजाइम के एब्सेंस की वजह से ही हम सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते। तो इसलिए ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बच्चों। आपको इसको कंप्लीट करना है, जितना आपको नोट्स वाला रिटर्न वर्क है वो भी करना है, और जो एक्सरसाइज वर्क है वो भी आपको कंप्लीट करना है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो इसमें, तो आप हमसे दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके बारे में बताया जा रहा है जिसके द्वारा, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, और मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और ऐसे ही करना है जैसे आपको नोट्स में दिखाया गया है। थैंक यू।